चलो बेटा, आज तो खाना पूरा हो गया होगा। आज मैं जानबूझ के 5-7 मिनट लेट आई क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अभी क्लास ओवर हुई है कि चलो खाना खा ले। चलो आज एक बोरिंग सब टॉपिक पढ़ना शुरू करना था। हाँ, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। पता क्या बेटा, जो इस्तेमाल की चीज़ नहीं होती वो हमें बोरिंग लगती है। अब जैसे हरियाणा में किसी ने जल महल बनवा दिया तो हमें लगता है हमारे किस काम का, इसीलिए हमें बोरिंग लगता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है फैक्ट। जो फैक्ट्स है ना, अमूमन ये रटने पड़ते हैं और रटने की चीज़ें बोरिंग ही होती हैं। वो अब एग्ज़ाम में आएगा तो ठीक है, वो पूछ लेंगे बताओ जल महल का निर्माण कब, किसने और कहाँ करवाया। तो कब का मतलब सन याद करो, है ना। सन इलॉजिकल होता है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आएगा। कहाँ तो जगह और किसने तो राजा का नाम। अब ये तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में रोज़ तो काम आते नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो ये रट लेने चाहिए बेटा, क्योंकि मार्क्स तो मिलेंगे ना। फैक्ट्स आएंगे एग्ज़ाम में। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे ना, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कब क्या सीखना है। पूरा साल ये याद नहीं करनी होती चीज़ें, पूरा साल होता है कॉन्सेप्ट समझना, लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो चीज़ें रटनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्रैमिंग बेस्ड आएंगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट आ गए, लेकिन अब ये फैक्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे। कला और संस्कृति तो बेसिकली फैक्ट्स पर ही आधारित है। क्या मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि हम क्या पढ़ेंगे? कोई महल और ये सब नहीं बताए थे? ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर निकालो। जो हमने आंकड़े पढ़े थे लास्ट, बताओ 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले ज़िले। FHB, कम वाले PRM। टोटल SC का प्रतिशत कितना है तुम्हारे पास हरियाणा में? हाँ, हरियाणा का 20% और देश का 2.5 के अराउंड था ना, या 2.9 था, देख लेना, 2.5 के आसपास था। 0.9 तो बेटा टोटल हम है, मैं तो SC की बात कर रही हूँ। हरियाणा में सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट 25 से 27। सेकंड नंबर पर शेड्यूल कास्ट, उसमें भी सर्वाधिक संख्या है चमार जाति की, 20% में वो सबसे ज़्यादा। अगर पूछे हरियाणा के सबसे ज़्यादा सिख कहाँ हैं तो, और ईसाई कहाँ हैं, और मुस्लिम कहाँ हैं? ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट किस बेल्ट में है? हिसार, सिरसा, है ना, उसके आसपास भिवानी। लेकिन अगर प्रतिशतता पूछ ले तो ठीक है, जहाँ जनसंख्या कम है क्या वहाँ आदमी और औरतें भी कम हैं, और अमूमन SC भी कम है। किसकी बात कर रहे हैं? पंचकुला 5.61, 5,61,000। हरियाणा के गांव में औरतों की अगर बात करें, कितने लाख की आबादी कम थी? नहीं, गांव में 10 लाख और शहर में 6 लाख। शहर की आबादी बोलो 88 लाख और गांव की 1.65 करोड़। गांव में आबादी ज़्यादा है ना अभी। सबसे कम लोग कहाँ बड़े मिले? झज्जर, और सबसे ज़्यादा गुड़गांव में। गुड़गांव का प्रतिशतता कितना था वो? 73। मेवात में 37। उल्टा ही तो करना था ये। हरियाणा में एक ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, कालका से शिमला। किस सन में कागज़ों पे काम हुआ था? 1896 में। हरियाणा में हुआ था, किन्नौर में हुआ था, हिमाचल। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1898 से 1903। ये कौन सा स्टेशन बना था? कालका। पंचकुला में 2 सीटें हैं बस MLA की, और चरखी दादरी में भी 2 ही हैं। कहाँ 7 सीटें हैं? हिसार। क्या सीटों का संबंध आबादी से भी होता है? बिल्कुल। पंचकुला की आबादी 5,61,000 और इसकी फरीदाबाद की 18, और H की हिसार की 17, B भिवानी की 16, गुड़गांव की 15। चलो, इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो, पीछे वाला पोर्शन तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता है। पेज निकालो 157, कला और संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक। मुझे तो लग रहा है मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। लाट नहीं बताई, अशोक की थी, बेसिक बातें बताई। ठीक है, चलो बोर्ड पर देखो। 3 काल हैं बेटा। एक को हम कहते हैं एंशियंट। एंशियंट का मतलब कौन से लोग होंगे? ये हड़प्पा से लेके, और कौन था वो 606 में राजा बना, उसके बाप को और भाई, क्या नाम था? हर्षवर्धन।
मेनली इस टाइम तक की बात, मैं हरियाणा को कंसीडर कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही। तो हड़प्पा के स्थल हरियाणा में भी थे और हर्षवर्धन बेसिकली इसी बेल्ट के थे, उनके बाप दादा परदादा, तो ये कहलाएगा एंशंट। इन्होंने जितनी चीज़ें की होंगी, चाहे इनके घर मिले, इनके कंकाल मिले, इनके सिक्के मिले, ये सब पढ़ेंगे एंशंट में। एंशंट में सबसे इंपॉर्टेंट में एक और चीज़ पढ़ी जाती है, अशोक, वो इसी का तो पार्ट है। मौर्य याद है, सबसे पहले खानदान जिसने कि भारत पर राज किया। इससे पहले छोटे छोटे राजा थे। मौर्यों का लड़का पोता था ना चंद्रगुप्त मौर्य का, क्या नाम था इसका? अशोक। अशोक ने हमारे, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हुएन सांग कह रहा है। कहाँ से आया था ये? हाँ, और ये था हर्षवर्धन के टाइम में। तब तक तो अशोक मर गया था। हर्षवर्धन तो मैंने लास्ट लिखा है 606 से 647। इसका मतलब इस आदमी ने खोजबीन की होगी और इसने अपनी एक किताब लिखी, नाम लिखा CU की, किताब का नाम दूसरी भाषा में है CU की, ये इसकी बुक का नाम है। किसकी बुक है ये? हुएन सांग। ये ह से हुएन किसके टाइम में आया? हर्षवर्धन। लेकिन जैसे हम आज हैं, आज मैं और तुम भगत सिंह के ऊपर कुछ लिख दें, मान लो वो फेमस हो जाए, तुमने 4 लाइन लिखी, फेमस हो गई, तो तुम तो आज हो, भगत सिंह तो 1907 में जन्मे थे, लेकिन तुम उनके बारे में जानते तो हो। तो इस हुएन सांग को इनके बारे में नॉलेज थी और इन्होंने घूम घूम के बहुत सारी चीज़ें खोज निकाली। बुद्ध को बहुत मानते थे ये, तो इन्होंने अशोक के टाइम का बना हुआ हरियाणा में एक ऐसा स्तूप खोजा। ऐसा स्तूप समझते हो ना, ऐसा सेमी। और ये कहाँ खोजा? चनेटी। उस टाइम तो अंबाला था, आज यमुनानगर। तो ये स्तूप है, कहाँ पर है ये? हाँ, अगर तुम खड़े हो तो ये तुमसे काफ़ी ऊंचा है, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, तो ऊंचा है ये काफ़ी। और चनेटी में, यमुनानगर में, आज हमारे देश का सबसे प्राचीन काल का, हरियाणा में अगर कोई चीज़ है, पूछे सबसे प्राचीन बताओ, तो तुम इसका नाम लोगे। इससे पुराना हमारे यहाँ कोई इस तरह का नहीं है। स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ मिट्टी में दबे, लेकिन जो दिखता हो वो सबसे बड़ा पुराना स्तूप क्या है? चनेटी का। तुम्हें किसने बताई ये बात? हुएन सांग ने। किताब का नाम CU की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है प्राचीन काल का एक इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं, प्राचीन काल के बाद कौन सा काल आया था? मध्यकाल। हरियाणा पे बड़ा मेहरबान था मध्यकाल, क्योंकि कई तो शहर बसे, हिसार बसा, फतेहाबाद। आज मैं सुबह पढ़ा रही थी तुगलकों का टाइम पीरियड, जिसमें हमने बात की थी कि फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आया या तुम्हें ये? मध्यकाल में हरियाणा का बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कारण था, हरियाणा की मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्या भरते थे हम? टैक्स। और टैक्स देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, न्यूज़ में और आसपास भी हमारा नाम जो उस टाइम पे चलता होगा। इस टाइम पर ना, मध्यकाल में टैक्स के कारण हरियाणा एक इम्पॉर्टेंट एरिया था और उसकी इम्पॉर्टेंस हमें दिखती है कि किसी किसी ने यहाँ कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनवा दिए। जैसे हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली अगर कहें तो वो फतेहाबाद में है। सबसे पुरानी हवेली, हमारी पुरानी हवेली एक्चुअल में फतेहाबाद का जो ये था ना, फिरोज शाह तुगलक, इसका बनवाया हुआ महल था। इनको मिली थी राजधानी दिल्ली, ये दिल्ली में रहते थे, पर दिल्ली से बेटा ये कहीं कहीं जाते हुए तो होंगे बड़ी टेरिटरी में, तो इसने फतेहाबाद में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप बनवा दिया। इसे ही कहा जाता है हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर इसने एक कोई गुजरी महिला थी, कुछ कहते हैं इसने शादी की नहीं कि हमें नहीं पता, लेकिन उसके नाम का एक महल बनवाया था, जिसे कहा जाता है प्रेम महल। इसी का नाम है गुजरी महल। तो गुजरी महल या प्रेम महल पूछे तो किसने बनवाया है ये? फिरोज शाह तुगलक ने। ये फतेहाबाद की हवेली के अंदर कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। इसी के अंदर ना एक पुराने टाइम में अशोक ने जो, वो कौन सी थी, वो क्या बताया था मैंने? चनेटी। ऐसे ही ना अशोक ने एक बहुत पहले ऐसा स्तंभ भी बनवाया था। तुम्हें याद है अशोक की वो थी, वो स्तंभ बनवाता था पिलर या चट्टानों पे। तो एक पिलर इसने हमारे यहाँ बनवाया होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। इस पिलर का निर्माण बलुआ पत्थर से करता था और ये पिलर शायद किसी ने तोड़ दिया या टूट गया होगा 2 हिस्सों में। इसी का एक हिस्सा इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर लगा के और उसके सामने मस्जिद बना दी, जिसे कहते हैं लाट की मस्जिद। तो गुजरी महल, लाट की मस्जिद। ये लाट मैंने आपको बता दिया, ये अशोक के टाइम के स्तंभ का टुकड़ा है, क्योंकि मटेरियल एक ही है और उतना ही पुराना निकला। इसके अलावा इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के
अंदर बाद में जाके एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज, ये आयरलैंड का था, वहाँ चोर था, ये चोर उचक्का घटिया आदमी, यहाँ आके ये राजा बन गया हरियाणा की बेल्ट का। इमेजिन करो हम कैसे थे कि हमने इससे ऊपर भी, हमारे यहाँ कोई नहीं था उस टाइम, दबाव इतना था, तो इसको लोग जॉर्ज तो बोल ना पाए हमारे उस टाइम पे, इसका नाम बना दिया जहाज। बाद में इस जहाज ने देखा कि ये तो पूरा बना बनाया है, तो इसने यहीं अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लिया और लोग कहने लगे ये जहाज की कोठी है, तो इसका नाम पड़ गया जहाज कोठी। अब कोई पूछे कि जहाज कोठी कहाँ है, तो फतेहाबाद। ये मस्जिद लाट वाली कहाँ है, तो फतेहाबाद। गुजरी महल कहाँ है, तो फतेहाबाद। सबसे पुरानी हवेली पूछे तो भी फतेहाबाद। आ गए समझ में ये। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा, जैसे ऊपर का हिस्सा देखा मध्यकाल, अगर आए आधुनिक काल में आज, अंग्रेजों ने ना बेटा 1803 में हमारी हरियाणा की जमीन लिखित में ले ली कि इस पे हमारा कब्जा। एक गांव आपको मैंने कभी बताया होगा, सुरजी, सुरजी अंजन गांव महाराष्ट्र में है आज ये। यहाँ लिखत पढ़त हुई और जो महाराष्ट्र के मराठे थे ना, ये पेशवा, सिंधिया और ये भोंसले और ये सारे गोलवलकर वगैरह, ये गायकवाड़, ये जो बेल्ट थी, इस बेल्ट के आसपास इन्होंने अपना दबदबा बनाया और सुरजी अंजन गांव में इन्होंने लिख के लिया कि हमारा हिस्सा है हरियाणा। 1803 में एकदम तो कौन नहीं आता है, कागजों में लिख दिया। 1805 में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहा बहुत बढ़िया बेल्ट है। ये सबसे पहले आए हमारे इसमें करनाल में, और करनाल में आके इन्होंने कहा कि यहाँ ना अपना पहले तो रहेंगे कहाँ, तो एक घर था उस टाइम पर बढ़िया बिल्डिंग, उसे कहते थे ऑक्टर लोनी हाउस, अंग्रेज जैसा नाम लगी रहा हमें, ऑक्टर लोनी, वहाँ रहने लगे 1805। फिर उन्हें बुद्धि घुमाई कि यहाँ आसपास क्यों ना हम कैंट बना लें, छावनी जिसमें सैनिक रहे, सब हमसे डरेंगे। तो इन्होंने 1806 में करनाल में अपना कैंटोनमेंट बना लिया, जहाँ बहुत सारे सैनिक रहते हैं ना, उसको छावनी या उसी को कैंटोनमेंट एरिया भी कहते हैं। इसी को कहते हो तुम लोग अम्बाला कैंट, ये करनाल, पहले करनाल है। फिर क्या हुआ, यहाँ बारिश हुई, बारिश में पानी भर गया, पानी में मच्छर, मच्छर से मलेरिया, बहुत सारे सैनिक मर गए। तो उन्होंने कहा यहाँ तो रोज सैनिक हम तैयार करेंगे, रोज मरेंगे, रोज हमारी टेंशन, हटाओ इसको, ऊपर चलते हैं। यहाँ से ऊपर गए तो कौन सी बेल्ट थी, अम्बाला। 1843 की घटना है, इन्होंने अम्बाला में कैंटोनमेंट एरिया शिफ्ट कर दिया, यानी हरियाणा में कैंट दो जगह बना, पहला करनाल देन अम्बाला। अम्बाला 1843 क्रांति से पहले बन गया था, और जब ये अंग्रेज आए थे तो हमारे करनाल के ऑक्टर लोनी हाउस में रहे थे। 1991 में किसी प्रॉपर्टी डीलर ने वो जमीन खरीदी ऑक्टर लोनी वाली, उसे सारा तुड़वा दिया। आज ये जगह है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि 1805 में वहां आके 6 में इन्होंने कहाँ बनाई थी छावनी, करनाल में। ये घटना हुई इस अंग्रेजों के टाइम की। तो ऐसे ना टाइम में डिवाइड कर रखा है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, अब एक एक करके पढ़ें क्योंकि सारी हमारी हिस्ट्री में तो लिखी नहीं है, ये तो हरियाणा हिस्ट्री का पार्ट है। तो किताब में जैसे जैसे आएगा हर एक की कहानी मैं सुना दूंगी, तुम्हें फिर वो आसान लगेगी। चलो सबसे पहले आ जाओ, पेज नंबर कितना है ये, 1, ठीक है 157 या 67, 57, कला और संगीत। ठीक है, देखो इसमें सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। हरियाणा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, विभिन्न कलाओं और सांस्कृतिक गौरव को धारण किए हुए। क्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कलाएं हैं रियलिटी में? लेकिन अब ऐसा कैसे लिखें कि हम गरीब हैं, तो हम लिखते हैं हम तो समृद्ध हैं, हम हर चीज़ में समृद्ध बताते हैं। आगे पढ़ो। दिव्यावदान, ये हमारी किताब नहीं है, ये बौद्धों की किताब है, उसने हमारे रोहतक का वर्णन किया था। टिक कर लो, लिख लो, बौद्ध साहित्य है ये दिव्यावदान। ठीक है, और अजीब बात पता है क्या है, संस्कृत में लिखी हुई है, लिख लो ये भी है, तो बुद्धिस्ट लोगों की बुक लेकिन है संस्कृत में। तो दिव्यावदान की भाषा संस्कृत। अंडरलाइन करो। रोहतक नगर की नगर योजना, हमारे रोहतक का जिक्र उस टाइम पर भी था, तो रोहतक वैसे ही हार्ट ऑफ हरियाणा थोड़ी ना है। रोहतक का जिक्र किस टाइम की किताब में, कौन सी किताब, दिव्यावदान, बहुत पुरानी किताब है बेटा। किस भाषा में है, संस्कृत। हरियाणा के किस शहर का जिक्र है, रोहतक का, इसको रोहितिका लिखा हुआ है उन लोगों ने। आगे पढ़ना, इसकी नगर योजना, ये बहुत बढ़िया बताते हैं, बहुत सुंदर बसा हुआ था नगर। इसके बाद आ जाओ हरियाणा में स्थापत्य कला। स्थापत्य मतलब क्या होता है, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, इसमें बिल्डिंग्स की बात करेंगे। ASI, ASI का नाम जानते हो अब? हाँ, आर्कियोलॉजिकल, पहले कलकत्ता में था लेकिन फिर कहाँ ले आए, दिल्ली में। इसका नाम मोदी जी ने धरोहर भवन कर दिया, लिख लो यहाँ ASI, धरोहर भवन, नई दिल्ली। ठीक है, अब ये नई दिल्ली में धरोहर भवन है इसका नाम। धरोहर मतलब पुरानी चीजें।
आगे टिक करो। तो हरियाणा में 23 स्मारक बताए इसने, जितने घंटे हैं उससे एक कम स्मारक है हमारे यहाँ। टोटल स्मारक कितने हैं? 23। किसने कही ये बात? ASI। ये वो है जिसको वो मेंटेन करेगी, हमारे अपने तो बहुत छोटे छोटे ढेर हैं। तो 23 स्मारकों को इसने संरक्षित कर दिया। ये कह रही है मैं खर्चा करूंगी 23 पर। नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के अगले पे आ जाओ। प्राचीन कालीन, अब कहेंगे पुरानी बातें, प्राचीन काल। पहला पॉइंट टिक करो। शहरों में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। क्या तुम्हें हवेली समझ में आ गई? किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक। क्या अकेली हवेली है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इसके बिल्कुल पास पड़ता है गुर्जरी महल, प्रेम महल, लाठ की मस्जिद, जहाज कोठी, पूरा कॉम्प्लेक्स है ये आसपास का। चलो टिक कर लो। सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद, यहां लिख लो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये बेसिकली उसी का महल है बेटा, फिरोज शाह तुगलक का। गुजरी महल, अच्छा फिर वो उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, तब वो हिसार नहीं रहा होगा, फतेहाबाद हिसार एक रहे होंगे, बाद में वो कट गया होगा। अगर ऐसा है ना बेटा, यहाँ आएंगे ये सन, तब पढ़ लेंगे। एक्चुअली पता है क्या, देखो बोर्ड पर देखो। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसके स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, टाइम के साथ मान लो इसमें से जिले कट गए ऐसे, तो अब एक जिला ये हो गया, एक जिला ये। जैसे अभी हमने चनेटी स्तूप की बात की, पहले किसका पार्ट था? अंबाला, लेकिन अब किसका पार्ट है? यमुना। तो ऐसे कोई भी चीज जब बनी तब चीजें ऐसी नहीं थी व्यवस्थित जैसी आज हैं। बनी कभी, जैसे ये HMT की फैक्ट्री थी, कहाँ लगी थी? लेकिन अब वो बंद पड़ी है, दिखती है तो हमें पंचकुला में दिखती है। ये अलग अलग जगह हैं, लेकिन एक जमाने में जब ये बनी तब ये फतेहाबाद का ही पार्ट थी, आगे जाके फिर ये हिसार में। अभी ना टेबल जब तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ोगे बहुत सारी जगह सारी बातें क्लियर होंगी, अभी सिर्फ उस टाइम की नजर से पढ़ लो। देखो हेडिंग क्या है, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला। तो ये तुम्हें अभी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेगा, ये बताएगा कि हमारे टाइम पे ऐसा था, पुराने टाइम पे। आगे टिक करना इसमें, फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखो, यमुना नगर में नर नारायण। क्या यमुना नगर उस टाइम पे था? नहीं, ये बेल्ट तो माला थी, लेकिन वैसे बता रहे हैं तुम्हें नॉलेज के लिए। यमुना नगर में नर नारायण गुफा, ये पुराने टाइम की है। राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख मिलता है, टिक कर लो। ऐसा कहते हैं इस राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्ग थे जहां लड़ने का पूरा वो था, हर उस पर अपने आप को बचाने के लिए। इनमें से 3 की चर्चा, टिक करना। 3 की चर्चा है। नकुल दिग्विजयम। नकुल कौन रहा होगा? पांडवों का भाई ना, तो उसके ऊपर कोई चैप्टर होगा जिसका नाम है नकुल दिग्विजयम। इसमें 3 दुर्ग, दुर्ग मतलब किले, 3 दुर्गों का जिक्र आया। वैसे क्या मानते हैं, हरियाणा में 10 दुर्ग थे, जिसमें से 3 का जिक्र किसमें है? नकुल दिग्विजयम। क्या तुम्हारे रोहतक शहर का कहीं जिक्र आया है? दिव्यावदान किस भाषा में है? संस्कृत। हमारी है भी नहीं, किसकी है? बौद्ध की। आगे आ जाओ, मध्यकालीन स्थापत्य कला। पहला टिक करो, हिसार का गुजरी महल। देखो आ गया ना गुजरी महल। उस टाइम पे जब ये कॉम्प्लेक्स है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज किस किस के बीच होंगी? हिसार और फतेहाबाद। देखना अगर आगे मैप हो तो बहुत बढ़िया, उसमें तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में। देखो अगले पेज पर है, अगले पेज पर आ जाओ। हिसार और फतेहाबाद को देखो पिंक कलर से अलग से मिल गया। अगर इस लाइन को मिटा दे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर दोनों में एक ही तो गिने जाते होंगे। क्या ये लाइनें ऐसे आज हैं या नहीं है? ये है नहीं बेटा, ये तो डिवीजन है, हमने वैसे कर लिया कि भाई काम करना आसान हो। क्या प्रकृति ऐसी लाइन बना बना के बांट के देती है? नहीं। जब किले बने होंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स पूरा डेवलप किया होगा। बाद में क्या हो गया, कुछ हिसार का हिस्सा, कुछ फतेहाबाद का। अगर पूछे सबसे पुरानी कोठी या हवेली तो फिर हमें टिक करना पड़ेगा फतेहाबाद की, फिर हम ये टिक नहीं कर सकते कि वो आधी जो है हिसार में भी है। फतेहाबाद टिक करना। चलो वापस आ जाओ। अब इसमें ये तो बेटा बन जाएगा हिसार वाला, तो मैंने लिखा हुआ है देख लो। आगे देखना, इसमें मध्यकालीन में गुर्जरी महल। अब हिसार पहले लिख दिया ना, हिसार का गुर्जरी महल, इसका नाम प्रेम महल भी है, लिख लो यहाँ प्रेम महल। नेक्स्ट है नारनौल का जल महल। जल महल का नाम जल महल पता है क्यों है? बीच में पानी था और चारों तरफ दीवार सी, मतलब महल टाइप बना दिया। ये किसने बनाया था? एक आदमी को प्रॉपर्टी मिल गई थी, वो था शाह कुली खान। क्यों मिली? उसने अकबर बैरम खां की मदद की थी हेमू को हरवाने में, तो वो खुश हो गए कि इसकी वजह से हम युद्ध जीत गए। खुशी में उन्होंने कहा चल तेरी ये प्रॉपर्टी है। उसने बाद में ना, ये युद्ध कब हुआ था? सेकंड वाला 1556।
इस आदमी ने बाद में 1570 से लेके 1591 वहां से खूब टैक्स लिया जो इसको प्रॉपर्टी मिली थी, और फिर वहां पे अपने उस टैक्स के पैसे से अपना महल बना दिया। क्योंकि उसके बीच में जल ही जल भरा हुआ था तो उसका निर्माण, उसका नाम क्या पड़ गया? जल महल, ये उसका नाम पड़ गया। 70 से काम किया 91 तक, ये टिक कर लो, जल महल। इसके ऊपर लिख लो शाह कुली खान। सन मत लिखना, सन आगे फिर लिखे हुए हैं, यहां मत लिखना, बस लिख लो शाह कुली खान। ठीक है, शाह कुली खान, कुली होते हैं ना जो सामान ढोते हैं, शाह कुली खान। तुम्हें नाम से नहीं दिख रहा है मुस्लिम होगा? शाह कुली खान किसकी मदद की? बैरम खान। किसके खिलाफ? हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो तुम्हें दिख रही ना ये हिंदू मुसलमानों की थोड़ी सी लड़ाई हो रही है छोटे लेवल पे। आगे पढ़ना, बूडिया का रंग महल। ये बूडिया का रंग महल क्या है? शाहजहां के दरबारी ने बनवाया। लिख लो, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, टेबल में आएगी सारी कहानी। बूडिया का रंग महल लिख लो, शाहजहां था ना भाजसा में, उसके दरबारी ने, शाहजहां के दरबारी ने कौन सा महल बनवाया? बूडिया का रंग महल। चलो, अंबाला लिखा है, इसको यमुना नगर कर लेना बेटा। अंबाला लिखा हो अगर तो, नहीं में शायद यमुना नगर हो, देख लो। अंबाला है तो काट देना, यमुना नगर। अब ये समझ रहे हो, अंबाला लिखा होगा पुराने के हिसाब से, आज क्या बन गया? यमुना नगर। अंबाला को काट के तो यमुना नगर बना होगा। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। कैथल में, तुम्हें मध्यकाल में याद है एक औरत ने काम संभाला था, रजिया सुल्तान, कहाँ मारी गई थी? कैथल में, दिल्ली में, और एक टोंक राजस्थान। ये तीनों दावा करते हैं कि मेरे यहाँ है इसका मकबरा। रियलिटी में क्या है? इसका मकबरा है हमारे हरियाणा के कैथल में। इसकी असली कब्र जहाँ ये दफन है ना, 2 कब्र इसके और इसके हस्बैंड की, अल्तुनिया नाम का नहीं था वो जिससे शादी की थी, वो दिल्ली के चांदनी चौक में, और कोई पहचानता भी नहीं है कि उसकी कब्र है। उसके बिल्कुल टच करके घर बना रखे हैं, ऐसा मतलब अनवांटेड टाइप की जगह। टोंक बस वैसे ही कहता है राजस्थान, रियलिटी में उससे कोई लेन देना है नहीं। तो मेन पूछेंगे, हमसे पूछेंगे तो हमें आंसर क्या टिक करना है? कैथल। वैसे दावा है 3 का, ये ऊपर लाइन लिख लो, लिखो रजिया के मकबरे का दावा दिल्ली, कैथल, टोंक राजस्थान करते हैं। दिल्ली, कैथल और टोंक राजस्थान, टोंक TON के, टोंक राजस्थान करते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछेंगे तो हम क्या आंसर करेंगे? कैथल, क्योंकि वो हमसे इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें अपना पता है कि नहीं पता। दिल्ली, अपना कैथल हरियाणा और टोंक राजस्थान। चलो आगे पढ़ो। कैथल में भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा और गुंबद। ठीक है, वैसे रियल में कब्र कहाँ है? चांदनी चौक दिल्ली में, जो दिखती है कि कब्र है। नेक्स्ट टिक करो, दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर, बहुत इंपॉर्टेंट, गोपालगिरी का दुर्ग है। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग, इंपॉर्टेंट, इसे बलबन ने बनवाया। बलबन कौन था? मध्यकाल का एक सुल्तान था, जो किस वंश का था? गुलाम वंश का, जिसने 40 साल राज किया, 20 साल पहले नायब बन के और फिर 20 साल सुल्तान बन के। तो इसने, बलबन ने बनवाया था गोपालगिरी का दुर्ग, दिल्ली और किसकी सीमा पर? गुड़गांव। नेक्स्ट टिक करो, पुरानी धार्मिक इमारतों में सबसे प्रमुख इमारत चनेटी का स्तूप, कितने मीटर बताया? 8 मीटर। लिख लो यहाँ 8 मीटर। तुम्हें किसने कहा कि ये अशोक ने बनवाया? हुएन सांग ने, ये भी लिख लो, हुएन सांग, उसने अशोक का है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हमें नहीं पता था, इसने बताया हमें। हुएन सांग, 8 मीटर, अशोक से संबंधित। चनेटी का स्तूप आज कहाँ है? ये यमुना नगर। तब तो अंबाला में था, अब लिख लो YN, यमुना नगर में। सेकेंड लाइन पीछे टिक करना, इसकी छत किसी राजपूत महल के नक्शे के आधार पर बनाई गई है और इसकी स्थापत्य कला अकबरी शैली की है। तब तक तो अकबर पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन शैली अकबरी है। यहाँ लिख लो 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व, 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व में, बहुत पुरानी है। सबसे पुराना अगर पूछे धार्मिक में तो यही है। अब बताओ, स्तूप है तो किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। दिव्यावदान किसकी किताब थी? बौद्धों की, उसमें भी तुम्हारा नाम आया था, और ये स्तूप भी बौद्ध धर्म का। तो सबसे प्राचीन अगर पूछे तुम्हारे यहाँ धार्मिक स्थल तो तुम कहोगे चनेटी का स्तूप है। किसने बनवाया? अशोक ने। तुम्हें किसने बताई ये बात? हुएन सांग की बुक का नाम CU की, ये लिख लो यहाँ, बुक CU की, इसकी बुक का नाम है CU की। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला।
CU की उनकी भाषा का शब्द है बेटा, चाइनीज। आगे आ जाओ। ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला, ब्रिटिशर्स ने क्या करवाया? सेकंड पॉइंट टिक करना। हरियाणा में आधुनिक विधि से बनाया गया पहला शहर कौन सा था? करनाल। एक घर में आके रहे थे ना ऑक्टर लोनी हाउस में, फिर इन्होंने क्या गलती की? करनाल में क्या दिक्कत हो गई? पानी, मच्छर, मलेरिया। फिर कहाँ गए ये? अंबाला। किस ईयर में चले गए? 1843 में। चलो पढ़ो आगे। 1806 में अंग्रेजों ने हरियाणा के करनाल में अपनी सैन्य छावनी और बैरकों का निर्माण करवाया। 5 में आए थे, 6 में बनवा दी। 1843 में छावनी को अंबाला स्थानांतरित किया। क्या अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन भी है तुम्हारा? क्या बनाई थी हमने? हवाई पट्टी। और फिर कुछ दिन बाद डिपो बनाया। लिखो यहाँ 1948, फटाफट से लिखो। मैं 19 लिखवा रही हूँ, ये 18 लिखे हुए हैं, तुम लिखो 1948। हरियाणा ये अंबाला, अंबाला एयर स्ट्रिप या हवाई पट्टी। 1948 अंबाला हवाई पट्टी प्लस 1950 अंबाला बस डिपो। 1950 अंबाला बस डिपो। क्या अंबाला की सीट ऐसी रिजर्व्ड है? 2 ही तो हैं, एक अंबाला और एक सिरसा। चलो इसके बाद तो ये स्थानांतरित कब हुई? इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। 1806 और 43, 6 में बनी और 43 में ले गए। कहाँ? अंबाला। आज तक अंबाला ही है। चलो सेकंड हाफ में आ जाओ। हरियाणा के वर्तमान समय में भी ऑक्टर लोनी हाउस, टिक करो। ऑक्टर लोनी क्या बताया? प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन लेके तुड़वा दिया। ये ऑक्टर लोनी हाउस और एडम हाउस अब स्थित है। कहाँ रहे होंगे ऑक्टर लोनी वाले? करनाल में, तभी तो तुड़वाए, फिर वहां कैंटोनमेंट था। ये टिक कर लो। ये दोनों इमारत यूरोपीय और भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रित रूप। यहाँ लिख लो 1991 तुड़वा दी। एक प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदी जमीन और तोड़ दी, अब ये है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ टेबल पर। अब टेबल में देखो जिले भी दिए हैं, सन भी दिए हैं, इसका मतलब ये याद करने का टेबल है। पहला देखो गुर्जरी महल या गुजरी महल, एक और नाम लिखो प्रेम महल। अब इसका स्थान देखना हिसार, लेकिन जिसने बनवाया उसका तो मेन शहर था, हाँ, पर हिसार भी तो उसी का था बेटा। 1351-54 में इसी ने दोनों शहर बसाए थे। ये टिक कर लो। 1354 में बना ये गुजरी महल, 1354। और फिर पढ़ना, इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद के सामने जो लाट है पिलर, वो एक्चुअल में किसका है? अशोक का स्तंभ है वो। यहाँ टिक कर लो लाट की मस्जिद, यहाँ लिख लो अशोक स्तंभ का हिस्सा। ये रियलिटी है कि वो तोड़ा गया था या टूटा होगा, जो भी रहा होगा। अशोक स्तंभ का हिस्सा, लाट उसी का पार्ट है। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, बलुआ के पत्थर के स्तंभों से। तो बलुआ पत्थर से बनी हुई अशोक के टाइम की वो बड़ी स्तंभ या पिलर तोड़ के 2 हिस्सों में, एक लाट की मस्जिद में सामने लगा हुआ है और एक आगे पढ़ोगे वो इसने यूज करवाया था मुगलों ने। अगले पॉइंट पर आ जाओ। काबुली बाग की मस्जिद। काबुली एक्चुअल में महिला थी, काबुल की, और वो बाबर की पत्नी थी। बाबर ने अपनी खुशी हुई क्योंकि पहला युद्ध जीत गया। कहाँ से आया था बाबर? फरगना, छोटी सी पट्टी का, कुछ नहीं था इनके पास ज्यादा। इंडिया रिच, समृद्ध, बहुत पैसे वाला, धन धान्य। तो जब बाबर पानीपत का युद्ध जीता तो बहुत ज्यादा खुश था। अब इसको ये हो गया कि मुझे कहीं जाना ही नहीं, मैं यहीं रहूंगा। कितना अमीर इलाका है। और इसकी पत्नी थी काबुल की, जिसको बोलते थे काबुली बेगम। काबुली बेगम, तो उसकी याद में, वो मर गई थी, उसकी याद में इसने एक मस्जिद बनवाई कि यहाँ लोग प्रेयर, भाई जैसे मुस्लिम जो करते हैं वो प्रेयर करेंगे, तो इसका नाम पड़ गया काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। इससे पहले हमारे हरियाणा में ज़्यादा मस्जिद वस्जिद कुछ है नहीं थी, लेकिन छोटी थी। ये बड़े लेवल, क्योंकि मुगल ज़्यादा बड़े हैं ना बेटा, ये बादशाह हैं। इससे पहले सुल्तान थे, अब बादशाह आ गए। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद मान लो एक एरिया में बना दी। इसका मुँह, हर मस्जिद का मुख किस तरफ होता है? मक्का की तरफ। अमूमन जैसे हम मंदिरों में नहीं ओम भूर्भुवः स्वः लिख देते हैं, ऐसे ये क्या लिखते होंगे? कुरान की आयतें। बाद में इसका बेटा कौन था? हुमायूं। तुम्हें कैसे पता? हमें एक ट्रिक याद है, भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर ने बनाया तो हुमायूं ने, एक रिस्पेक्ट होती है ना अपनी माँ का रिगार्ड देने के लिए, वो किसी से युद्ध जीत गया तो उस जीत की खुशी में इसने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण करवाया, जिसमें उसने बढ़िया काले रंग का एक पत्थर जड़वा दिया। तो इसमें बाप बेटे ने काम किया, यानी एक की वाइफ है और एक की माँ, दोनों ने पैसा लगाया पानीपत में। ठीक है, जल्दी से पढ़ो। काबुली बाग मस्जिद
पानीपत में है, 1527 में बनी। युद्ध कब जीता था? 26 में, 27 में बनवा दी। इसका निर्माण मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में विजित होने के उपलक्ष्य में। तो टिक कर लो बाबर, पानीपत का पहला युद्ध विजित। इसके बाद आगे पढ़ना, इस मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर, यही लिख लो चबूतरा किसने करवाया था? हुमायूं ने। लिख लो चबूतरा हुमायूं ने बनवाया। काला पत्थर लगा हुआ है इसमें, ये लिख लो साइड में, जगह है ना, देखो कितनी सारी खाली है काबुली बाग के नीचे। लिखो काला पत्थर, मक्का की ओर मुख, वो सभी का होता है, जितनी बनती है सबका मक्का की तरफ करते हैं। कुरान की आयतें लिखी हैं, जैसे हम हिंदू लिखवा देते हैं, गीता के नहीं उपदेश लिखवाते हैं, ऐसे कुरान की आयतें लिखी हैं, कुरान की आयतें। बाद में चबूतरा बना है, किसने बनवाया है? हुमायूं ने। नेक्स्ट पे आ जाओ, इब्राहिम सूरी का मकबरा। मैंने बताया था शेरशाह सूरी के दादा बड़े समझदार थे, हिसार के एक अमीर आदमी के पास काम करने लगे, काम बढ़िया किया, इसने खुश होकर जागीर दे दी। फिर अपने बेटे को कहा तू भी ऐसे किसी अमीर के पास काम कर ले। तुम्हें ये पता है ना कि मध्यकाल में जागीरें बढ़ती थी, तो जो अच्छा आदमी होता वो जागीर प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता। तो ये दो आदमी, एक का नाम इब्राहिम खान सूरी और एक इसका बेटा, वो ज़्यादा फेमस नहीं है, इसका बेटा उतना फेमस नहीं है, फिर इसका पोता बहुत फेमस है, शेरशाह सूरी। इसने एक रोड बनवाया बहुत बड़ा, हाँ GT रोड, लेकिन ये नाम तो ये दे ही नहीं सकता क्योंकि इस टाइम तो G और T था ही नहीं। तो ये एक अंग्रेज ने दिए जिसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। इसने तो इस टाइम पे इसको पता है क्या कहते थे इस सड़क को? हाँ, इसके बहुत सारे नाम थे, शेरशाह सूरी मार्ग ही कहते थे। कच्चा बनवाया था कभी मौर्य ने, इसने पक्की करवा दी। इसके दादा के पास बैक पे प्रॉपर्टी थी, इसके पिताजी के पास, तभी ये लड़का काम कर पाया। मान लो बिल्कुल जीरो होते तो इसको अपना नाम कमाने से पहले काम करना पड़ता। इसको काम किया कराया मिल गया ना इन दोनों का। इसके दादा और इसके पिता प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, एक नारनौल की तरफ और एक यमुनानगर की तरफ। तो उस बाप की प्रॉपर्टी से टैक्स आने लगा तो इसका बेस स्ट्रांग हो गया। एक तरह से इसकी रेंटल इनकम बन गई कि घर बैठे बैठे वहां से टैक्स आ जाएगा। तो फिर इसीलिए ये बहुत आगे जाके बड़ा राजा बना। और शेरशाह सूरी ने एक टाइम पर हुमायूं को भी हराकर भगा दिया था यहाँ से। 2 युद्ध लड़ा था, 1539 और 40 में, तो ये ताकतवर था। चलो जल्दी से पढ़ो। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, 1540 में बना। यहाँ लिख लो, इसने हिसार के जागीरदार जमाल खान के पास नौकरी की थी। इसकी बात कर रहे हैं इब्राहिम की। इसने हिसार के जागीरदार, कोई अमीर आदमी होगा हिसार का, हिसार के जागीरदार जमाल खान के पास जॉब की। ठीक है, लिख लो, तब इसे नारनौल दिया गया। ऐसे पहले भूमि बांट देते थे कहीं कहीं की, तब इसे नारनौल मिला। नारनौल मतलब कौन सा जिला? महेंद्रगढ़ की एक प्रॉपर्टी, तब इसे नारनौल मिला। और कौन है ये इब्राहिम सूरी? लिख लो यहाँ, शेरशाह सूरी के दादा, ताकि तुम्हें याद आए कि कैसे इनका कनेक्शन है। शेरशाह सूरी के दादा हैं ये, दादा। इसके पिताजी उतने फेमस नहीं है, दादा का नाम बड़ा है क्योंकि हरियाणा पढ़ रहे हैं। चलो आगे पहुंचो, 1540 में। इस टाइम शेरशाह सूरी जो था ना, उसका राज शुरू हो गया। उसने 5 साल राज किया है, 1540 से 45। तो जो कोई, अब मान लो तुम कुछ बड़े बन जाओ तो तुम चाहोगे ना भाई मेरे खानदान का नाम लिया जाए, तो पिताजी के नाम पे दादा, देखा नहीं लोग मंदिर बनवा देते हैं, बेंच लगवा देते हैं, तो ऐसे इसने भी किया। जैसे कभी मेरे दादा ने यहाँ बहुत मेहनत की, उसकी वजह से आज मैं भारत का इतना बड़ा बादशाह बना। तो मैं अपने दादा ने जहाँ काम किया वहाँ उनका नाम तो करवा दूँ, तो अपने दादा का इसने क्या बनवा दिया? मकबरा। यहीं पर टिक कर लो, 1540 लिख लो। शेरशाह सम्राट बना था 40 से 45। उसने हुमायूं को भगा दिया यहाँ से। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। तो ये बड़ी बात तो थी। आगे टिक करना, ये पर्शियन शैली में निर्मित है। अब तुम एक चीज़ सोचो, ये इब्राहिम सूरी जो नाम है, ये हमें लग रहा है कि इब्राहिम खान भी लिखते हैं इसको, इसका मतलब मुस्लिम है। जो हमारा मध्यकाल था ना, इसमें पहले तुर्की आए थे, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर एक लंगड़ा वो आदमी आया था ना, तैमूर लंग, सैयदों को दे गया, सैयद कमज़ोर थे। फिर एक याद करो, पठान भाग आए थे, अफगान, जिनका नाम था बहलोल लोदी। उसने बहुत सारे पठान नहीं कहा था यहाँ आ जाओ, उनमें ये भी था इब्राहिम खान सूरी। अफगानिस्तान के पठानों में जो मध्यकाल के, अब ये सोचो ये कब आया होगा? शेरशाह सूरी किसका समकालीन है? हुमायूं का। और हुमायूं का बाप कौन है? बाबर। और बाबर ने कौन मारा है?
इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के दादा के टाइम में जो आए होंगे वो इनके भी तो जानकार होंगे। ये एक साथ नहीं भाग के बहुत लोग आए थे, तो उनमें से कोई एक पठान था जिसका बेटा इब्राहिम खान सूरी है। इसने किसके आदमी के पास काम किया? हिसार के, उससे इसको ज़मीन मिल गई। तो ये उन पठान के साथ आया था जो पहले आ गए थे। बहलोल लोदी ने जो पठान बुलवाए थे उनमें से एक था, इसके कोई दादा परदादा रहे होंगे वो। यहाँ लिख लो, लिखो कहाँ पहुँचे हम, लिखा है ना पर्शियन शैली, यहाँ लिख लो ईरान। पर्शिया मतलब ईरान, तो ईरान अफगानिस्तान ये एक ही तो बेल्ट थी तब, यहाँ से आए थे पठान। पर्शियन शैली। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ये सूरी, शेरशाह सूरी कब था आपका राजा? 1540 से 45 में। नेक्स्ट टिक करना, ये मकबरा शेरशाह के पितामह, पितामह मतलब दादा, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है। इस मकबरे के वास्तुकार का नाम शेख अहमद नियागी। टिक कर लो, इस आदमी जिसने बनाया ये पूरा स्ट्रक्चर उसका नाम था शेख अहमद नियागी। एक नंबर में आ जाएगा कहीं कि बताओ नारनौल में इब्राहिम खान सूरी का मकबरा किसने डिजाइन किया? शेख अहमद नियागी। कौन था ये इब्राहिम खान? शेरशाह सूरी का दादा। कहाँ से आए थे लोग? ये पठान थे, ईरान अफगानिस्तान की बेल्ट से। किसके टाइम में बुलाए गए थे ये? बहलोल लोदी। क्यों बुलाए बहलोल लोदी ने? क्योंकि वो लग रहा था उसे कहीं इंडियन मुझे मार दें या तुर्की, तो उसने अपने जैसे लोगों को बुला लिया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कोस मीनार, ये पता है तुम्हें कोस मीनार? अब जैसे अशोक, ये था क्या नाम था इसका, चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहला राजा, उसका चंद्रगुप्त मौर्य की यूनिवर्सिटी याद है तुम्हें? तक्षशिला, पाकिस्तान। तो वो सोचो पाकिस्तान के तक्षशिला से इंडिया के मगध तक का एरिया उसको पता था। उसने ना कच्चा रोड बनवा दिया। ये मान लेते हैं आज के पाकिस्तान से कच्चा रोड उस टाइम पे थोड़ा साफ सा करवा दिया और इसको ले गया बांग्लादेश की तरफ तक। बाद में हम इस शेरशाह सूरी ने इसका बड़ा हिस्सा पक्का करवाया। जीटी रोड आगे जाके नाम पड़ा, उस टाइम पे था शेरशाह सूरी मार्ग। अंग्रेज था ऑकलैंड, उसने इसका नाम कर दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। इस पर अब कैसे पता चले कि हम कितनी दूर आ गए? तब तो पैदल पैदल चला करते थे। तो इसकी पहचान के लिए ना उसने ऐसे मीनार सी खड़ी करवा दी। अब ये मीनार का नाम रखा कोस मीनार, लेकिन एक्चुअल में ये 2 कोस पर पड़ती थी। जैसे एक आदमी अपने घर से निकला, अब उसको कहीं दूर रिश्तेदारी में जाना है, भाई वो यहाँ से 50 कोस दूर रहते हैं, साधन तो थे नहीं, तो वो ट्रेवलिंग का टाइम सोचता कि मैं रोज जो है ना ये 2 मीनार तय करूंगा। एक मीनार का मतलब है 2 कोस, और 2 कोस का मतलब 3.5 किलोमीटर के आसपास मान लो। तो वो रोज सोचता कि मैं सुबह इतना चल लूंगा, फिर शाम को इतना चल लूंगा। तो वो अब अनपढ़ आदमी है, पॉइंट किलोमीटर मील लिखना नहीं आता, वो ये गिनती करता भाई मैंने कितनी मीनार चल पड़ा मैं आज मैं 4 मीनार, 4 तो सभी जानते होंगे ना भाई, 1 2 3 4, अब मैं रुकूंगा, फिर मैं कल फिर 4 मीनार क्रॉस करूंगा, फिर 4 चलूंगा, फिर। तो ऐसे करके उसके घर वाले बताते हैं कि तुझे 5 दिन तक 4-4 मीनार रोज चलनी है, तो फाइनली तू पहुंच जाएगा। अब आदमियों को ये गिनती करने में दिक्कत ना आए इसीलिए मीनार बनाई गई, और इन्हें नाम क्या दिया गया? कोस मीनार। ये मत सोचना बस एक पत्थर था, इस मीनार के पास ना उस आदमी के रहने के लिए, रुकने के लिए भाई ईंटों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी सराय टाइप बना दी। उस सराय में क्या किया भाई, 4 दीवार बना दी, दरवाजा बना दिया, आदमी को सोने के लिए अपना कोई कंबल या जो भी साथ हो चद्दर वगैरह डाल ले और सो जाए। पास में पानी की व्यवस्था कर दी, कोई मटके रख दिए जैसे तैसे किया होगा। आसपास 8-10 एकड़ के आसपास पेड़ लगा दिए फलों के। पहले ना बेटा ऐसे जैसे फल वल मिल जाए, उससे पेट भरा, पानी पिया और चल पड़ा आदमी। तो ये एक तरह से अच्छा काम था। हर कोई दुआ देगा, कोई 2 किलोमीटर चलने के बाद लगातार प्यासा मरता हो, उसे देखे वो मीनार, वहां जाए, पानी पीने को मिल जाए, फल तोड़ के खा ले, तो सोचो उसकी आत्मा कितनी तृप्त हुई। कितने लोग गर्मियों में देखा नहीं प्याऊ और ये सब लगवाते हैं पानी के, आज तो हर चीज तुम्हारे पास है, तब तो बेटा कोई बिस्लेरी का टाइम ही नहीं था। तो कोस मीनार तब की पहचान है। और कोस मीनार ना बहुत कम बची हैं टोटल इस पूरे में, पाकिस्तान से ये बांग्लादेश तक कोस मीनार थी। आज ये टोटल बची हैं 110, तोड़ दी लोगों ने। हमारे हरियाणा में भी है, पूरे हरियाणा में तुम्हें जगह जगह ना, तुम्हें पता नहीं चलता होगा, जीटी रोड पे चलते थे कहीं कहीं ना बीच में से मीनार सी आती है, वो मीनार देखने में ऐसा लगता है क्या ये फालतू की चीज़ है, लेकिन वो काम की है बेटा। हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बची हैं 49, यानी लगभग 50 से एक ही कम है। तो टोटल 110 मीनारें पूरे भारत के रूट पर हैं, और हमारे हरियाणा में अकेले में 50, लगभग 49 याद कर लो। इसका मतलब हमने कम तोड़ी। तो ये पहचान है उस टाइम के एक दूरी के पैरामीटर की। जल्दी से पढ़ो इसको, कोस मीनार। यहाँ फटाफट से लिख लो, कोस मीनार के पास पहले लिखा है जीटी रोड, ऊपर ना हेडिंग डाल दो इस पेज पर, जीटी रोड, 3-4 बातें लिखो।
ऊपर लिखो जीटी रोड हेडिंग, लिखो नाम दिया लॉर्ड ऑकलैंड ने, जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड, नाम दिया लॉर्ड, ये तो अंग्रेज है ना, लॉर्ड ऑकलैंड ने, ऑकलैंड ने। इसके 2-3 नाम और लिख लो। इसे कहते हैं सड़क ए आजम, आजम मतलब है ना शहंशाह आजम कि भारत के राजा, तो सड़क ए आजम इसी का नाम था इस रोड का, सड़क ए आजम। एग्जाम में आ जाए कि जीटी रोड का पुराना नाम, तो क्या टिक करके आना है, सड़क ए आजम। इसी को लिखो उत्तर पथ सड़क, इसी का नाम था, उत्तर में जाती थी ये ऊपर तक्षशिला में, उत्तर पथ सड़क। और इसी को कहा जाता था जरनैली, जर्नल होता था ना, जरनैली हम लोगों के लिए था हिंदी शब्द, जरनैली सड़क। शब्द तो होता है जनरल, लेकिन हम लोग गांव में जर्नल जर्नल बोलते थे, तो उससे जरनैली सड़क कर दिया हमने, जरनैली सड़क। ऐसे हम लोगों को बोलना कम आता है, जैसे पुराने जमाने की याद करो। मैं तो जॉब में जब थी, एक लेडी हमारे स्कूल में झाड़ू पोछा करती थी, परमानेंट जॉब थी, अच्छे रुपए मिलते थे उसको, 35-36 हज़ार, संतोष आंटी बोलते थे। तो एक बार हमारे पड़ोस के स्कूल में, बिल्कुल बॉयज़ गर्ल्स स्कूल साथ थे, तो वहाँ कमिश्नर आ गया चेकिंग पर, तो वहाँ से भागी भागी आई और बोली कमीन सर आ गए, कमीन सर। उसने कमिश्नर का नाम बिगाड़ के कमीन सर कर दिया, कमीन सर, क्योंकि वो अनपढ़ है, वो गाली की तरह। तो सबने कहा क्या बोल रही है, उसके सामने मत बोल दियो। तो बोली हाँ हाँ, बोलती क्या बोलते हैं, और बेचारी अनपढ़, उसको कहाँ कमिश्नर वर्ड आएगा, तो उसने बिगाड़ के उसका नाम कमीन सर कर दिया कि कमीन सर आ गए। ऐसे हमने भी ये कर दिया, शब्द था जनरल, लेकिन हमने क्या कर दिया, जरनैली सड़क, जरनैली। चलो यहाँ लिख लिया। एक बहुत बड़े आदमी का नाम लिखो, रुडयार्ड किपलिंग, जानते हो ये राइटर हैं, ये पोएट है, लिखो रुडयार्ड किपलिंग। हाँ इन्होंने लिखी है रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने इसे क्या कहा है, लिख लो रिवर ऑफ लाइफ, अ रिवर ऑफ लाइफ। कोई मतलब नहीं है इसका नदी से, सड़क है, लेकिन नाम दिया अ रिवर ऑफ लाइफ। किसको कहा इन्होंने, जीटी रोड को, अ रिवर ऑफ लाइफ। इनमें से कोई एक नंबर में कहीं पूछ लेंगे तो हमें पता हो, सड़क ए आजम, जरनैली सड़क, उत्तर पथ सड़क। किसने इसका नाम दिया, ऑकलैंड ने। और किसने कविता में इसको कहा कि रिवर ऑफ क्या है ये, लाइफ, रुडयार्ड किपलिंग ने। चलो जल्दी से आ जाओ। कोस मीनार, यहाँ लिखो टोटल 110, इसी के पास लिखो टोटल 110। हरियाणा में 49, सबसे ज्यादा हमारे यहीं बची हैं, बाकी सबने तोड़ दी। हरियाणा में 49। और कोस के पास लिख लो 2 मील पर बनी थी 2 मील पर बनी थी। एक कोस का मतलब 2 मील चल रही है, फिर अगले कोस का मतलब 2 मील चल रही है, 2 मील पर बनी थी। 2 मील पता है आज के टाइम में कितना है, 3.22 किलोमीटर। लिख लो 3.22 किलोमीटर, यानी अगर 2 क्रॉस कर गया आदमी तो 6.5 किलोमीटर चल गया वो, 2 कोस अगर वो निकल गया तो मीनार उसने क्रॉस कर ली। तो 2 मील का मतलब कितना किलोमीटर, 3.22, यानी हर 3.5 किलोमीटर पे एक ऐसी गिनती करने के लिए लगा दी गई थी। आगे पढ़ो इसमें, जीटी रोड 1540 लिखा है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। तो फिर मैंने मौर्य क्यों कहा, क्योंकि मौर्य की कच्ची सड़क थी, इसने पक्की करवाई। लिख लो पक्की, थी तो पहले भी, वो मौर्य की थी। और क्या बेटा, ये जीटी रोड यही तो है, कच्ची वाली, कच्ची तो खत्म हो गई, जिसपे आज हम चलते हैं ना। अभी तक क्या पूछ रहे थे बेटा, इसका क्वेश्चन अलग था, हम लोग समझे गलत। हाँ बेटा, क्या नहीं कराई, कर रहे हैं बेटा, ये तो अभी भी टूटी पड़ी रहती है, कितनी बार नई बनवानी पड़ती है। लेकिन अब को हम गिनते नहीं ना, हम पहला नाम गिनेंगे तो मौर्य का, सेकंड नाम गिनेंगे तो शेरशाह सूरी का। चलो, जिस पे तुम रोज चलते हो ना, ये जीटी रोड जिसको तुम कहते हो, यही तो NH 44 है। एक टाइम पे NH 1 और 2 यही तो पार्ट था इसका। चलो पढ़ो, जल महल, जल महल पर आ जाओ। जल महल बता दिया मैंने, प्रॉपर्टी मिली थी, प्रॉपर्टी पहले मिलती थी बेटा। क्या किया, जल महल का है, महल के बीच में जल था तो नाम क्या पड़ा, जल महल। इसका मतलब गद्दारों को देखो कितने फायदे थे भाई, ये गद्दारी तो था। किसके खिलाफ इसने गद्दारी की, हेमचंद्र। ऐसे ना हमेशा
हर देश में ना गद्दारों को फायदा दिया गया बेटा, तभी गद्दार जीवित रहे। ऐसे हमारे जो भगत सिंह के खिलाफ जिन्होंने गवाही दी, हम सोनीपत में देखें, ये जो एटलस रोड वाला इलाका, जो इतना बड़ा स्कूल है, क्या है, जानकी दास कपूर, दिल्ली का मॉडर्न स्कूल, ये सब उन्हीं की प्रॉपर्टी है। ये इसके बागपत शामली के रोड पर ना जितनी मिले हैं, इन सब का बैकग्राउंड गूगल करके देखना, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। आज इनके बच्चे अरबपति हैं, विदेशों में रहते हैं। जैसे रेंटल इनकम है ना, एक तो रेंटल वही 1000 रुपए किसी बिहार के आदमी को दे दिया, 2000 3000, इनका रेंटल इनकम पता है कितना है कि एक महीने में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ का काम एक जगह से 4-5 जगह काम बैठे बैठे पुश्त दर पुश्त खाते जा रहे हैं। क्योंकि भगत सिंह की फांसी तो 1900 कब की है, 31, आज 2031 आने वाला है। इनकी कितनी पीढ़ियां मजे कर रही हैं। अब देखें तो गद्दारों को हमेशा फायदा था। यहाँ देख लो पढ़ के, जल महल किसकी प्रॉपर्टी है, जिसने गद्दारी की थी। भाई हेमू के साथ गद्दारी की तभी फायदा हुआ ना, देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऐसे ही हो जाएं, बाद में वो ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। आज हमारे मन में क्या आता है, कितने नीच रहे होंगे, जमीन के लिए अपना ईमान बेच दिया है ना। इनकी पैसा तो होता है, लेकिन इनके बच्चे बाहर क्यों भाग गए, क्योंकि यहाँ रोज लोग कहते होंगे कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने गद्दारी कर दी देश से। ये बात सुनने के लिए कितना ज्यादा, जैसा ना लोहे का आदमी होना चाहिए। जब ये सुना नहीं गया होगा तभी भागे होंगे ना, विदेशों में जाके क्यों बसे, क्योंकि रोज ये सुनना पड़ता होगा गली मोहल्ले नुक्कड़ पे कि इसके दादा ने गद्दारी कर रखी है। तो ये इतना आसान नहीं है बेटा, पैसा अच्छा लगता है लेकिन उसके साथ जीना फिर ये सुन सुन के बहुत मुश्किल काम है। पढ़ो आगे। जल महल नारनौल में था, क्या लिखा है, 1591। किसके बाद मिली थी ये जमीन, जब कौन सा युद्ध जितवा दिया था, 1556 का। 70 से काम करने लग गया था ये आदमी। टिक करो इसमें। इसका निर्माण शाह कुली खान ने करवाया। भारतीय पश्चिमी शैली के मिश्रित रूप को प्रदर्शित करता है। यहाँ लिख लो 1570 से कंस्ट्रक्शन शुरू, काम शुरू कर दिया। अगले ने 20-21 साल यहीं के लोगों से पैसा लेता रहा, काम करता रहा। 1570 से काम शुरू। 11 एकड़ में बना है ये पूरा, 11 एकड़। जैसे आज किसी को कहते हैं 11 एकड़ जमीन दे दी दान, ऐसे दे दी इनको। 11 किले बेटा, तो उस जमाने के तो फ्री बराबर, तब प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थी। आगे पढ़ो। बूढ़िया का रंग महल, ये जो है ना कहते हैं बीरबल, अकबर का बहुत इंटेलिजेंट आदमी कौन था, बीरबल। बीरबल को सुन लो पहले। 2 जगह बीरबल बहुत आता था हरियाणा में, एक तो अंबाला जो आज यमुनानगर है, और एक नारनौल में। नारनौल में बीरबल रहा करता था, स्टे करता था। और कहते हैं हमारे हरियाणा में, हम कहते हैं और कोई नहीं कहता, इसका जन्म भी हमारे हरियाणा के इस बूढ़िया ग्राम में हुआ था। सर्च करोगे गूगल पे तो यूपी में जन्मा था। लेकिन हम किसी का भी क्रेडिट अपने यहाँ लेंगे तो पूछ भी लेंगे, वो पूछेंगे बताओ बीरबल का जन्म कहाँ हुआ, तो तुम्हें कहना है हमारे यहाँ हुआ था बूढ़िया ग्राम में, बूढ़िया ग्राम। इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है, इसका बीरबल का नहीं, छत्ता तो बाद में। यहाँ क्या लिखा है, रंग महल। रंग महल पहले सुनना, लिखना मत। तो बीरबल का रंग महल वहां है जहां वो जन्मे, हमारे सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग वो जन्मे हैं। उस जमाने का अंबाला आज का क्या है, यमुनानगर। तो बूढ़िया का रंग महल है यमुनानगर में। फिर जब ये अकबर के दरबार में चले गए फतेहपुर सीकरी, तो ये यूपी हरियाणा दिल्ली सब मिला हुआ था। तो इन्होंने अपना नारनौल, हमारे हरियाणा के शहर नारनौल में अपना काम बहुत ज़्यादा किया। बाद में कोई आदमी हुआ मुकुंद दास, उसका नाम था मुकुंद दास। उसके पास पैसा था तो उसने कहा भाई नारनौल में यहाँ आया करते थे बीरबल, मैं उनकी याद में कुछ बनवाऊंगा। बीरबल तो मर गया था, तो उसने बाद में यहाँ एक महल टाइप बनवाया जिसे कहा जाता है बीरबल का छत्ता। अब जिसने ये बनवाया उस आदमी का नाम है मुकुंद दास, लेकिन जिसके नाम पर बना वो आदमी है बीरबल। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? नारनौल में है, नारनौल में। नारनौल में ही ना एक इसी के पास पड़ता है चोर गुंबद। एक आदमी था, पठान था, भाग आया पहले। जब कौन था वो पठानों को बुला रहा था, उस टाइम आ गया। उसको शक था कि कहीं मेरे लड़के मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा ही ना बनवाए, तो अपने आप ही उसने कहा नारनौल में अपना मकबरा जीते जी बनवा लेता हूँ, बाद में ये बनवाए ना बनवाए। उसने अपने आप ही बनवा लिया। तो लोगों ने कहा अजीब आदमी है। खैर बाद में थोड़ा ना हटके बनवाया शहर गांव से, तो बाद में वहाँ चोर रुकने लग गए। चोर अपनी आराम गाह बना ली, चोर चोरी करते कहीं आराम से लेट जाते। कहते हैं वहाँ कीमती सामान निकले बहुत सारे, जब वो पकड़े वकड़े गए बाद में कभी। फिर वहाँ एक सुरंग थी, ये भी कहते हैं वो सुरंग जो है ना सीधे दिल्ली या जयपुर की तरफ या आगरा की तरफ जाती थी। तो ऐसा पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन लिखा हुआ गूगल पे भी तुम कर सकते हो, उसको अखबारों में आता है। कहते हैं एक बार एक बारात गई, उनको दिल्ली जाना था, तो बोले नारनौल से दिल्ली रोड से नहीं जाते, इस सुरंग में से जाते हैं।
उसमें गए और कभी नहीं निकले। नहीं नहीं, लुट नहीं गए, गायब हो गए ना, उनका कोई एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ये कहाँ गायब हो गए। प्रशासन ने कहा इसको बंद करवा दो। क्या पता, जैसे कोई लूटेगा तो एक दो आदमी को मारेगा, सारी बारात अब मारेगा तो डेड बॉडी कहाँ गायब हुई। एक भी आदमी ना वो वहाँ वेट करते रहे, बारात आएगी, कुछ निकला ही नहीं वहाँ। फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि वहाँ नहीं पहुंचे, तो बोले फिर कहाँ गए, देखा तो गायब थी। तो रहस्यमयी है ये, हरियाणा में कुछ भी पॉसिबल है, उन आदमियों का पता ही नहीं चला। फिर प्रशासन ने कहा बंद कर दो ये रास्ते। अब वो दोनों रास्ते बंद पड़े हैं। अब अगर कोई चाहे, पहले ना ऐसा करते थे बेटा, जहाँ महल बनाते ना नीचे नीचे अंडरग्राउंड दिल्ली जयपुर की तरफ सुरंग निकालते थे। तो हरियाणा की एक चोर गुम्बद भी फेमस है, मुकुंदास का छत्ता भी, जल्दी से पढ़ लो। बीरबल का क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, पहले तो हम महल पढ़ रहे हैं, तो ऊपर वाला है बूढ़िया का रंग महल। लिखो प्लेजर होम बोलते हैं इसको, रंग महल। प्लेजर मतलब मजे के लिए, जहां बचपन बीता उसका, प्लेजर होम। प्लेजर होम, जैसे उसको प्रेम महल कहते हैं, ऐसे इसका नाम है प्लेजर होम। किसका नाम है, जहां किसका बचपन बीता है। लेकिन ये सिर्फ तुम मानते हो, बाकी कोई नहीं मानता, गूगल नहीं मानता इस बात को, ठीक है। पेपर में आए तो तुम्हें लिखना है, हाँ ठीक है। बूढ़िया का रंग महल प्लेजर होम। अब ये अंबाला में है, यमुनानगर में, हाँ लिख लो। अब YN सन हमें नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्टली उस टाइम किसी ने लिखवाया ही नहीं कि कब बनवाया। पढ़ो, 3 मंजिले इस इमारत का निर्माण, महल का निर्माण, अंडरलाइन करना, शाहजहां के किसी दरबारी। लेकिन अकबर तो शाहजहां का क्या था, देखो भाजसा। बताओ जरा, अकबर शाहजहां का क्या था। शाहजहां बनवा रहा है किसके लिए महल, शाहजहां का टाइम बीरबल, कि बीरबल का जन्म हुआ। इसका मतलब बीरबल नॉर्मल से किसी घर में जन्मा होगा, बाद में शाहजहां ने कि भाई यहाँ जन्मा था, उसके लिए ये इमारत 3 मंजिल बनवाई होगी। आ गया समझ में। जैसे आज हम भगत सिंह के नाम पे कुछ बहुत बड़ा कर दे, जब भगत सिंह जन्मे थे वो स्थल इतना बड़ा नहीं, लेकिन आज हम कुछ बनवा दें, तो इसका मतलब अकबर का दरबारी था बीरबल, जो हम हरियाणा वालों के लिए जन्मा बूढ़िया ग्राम में। वहां बाद में आगे जाके शाहजहां के किसी दरबारी ने 3 मंजिला घर बनवा दिया और कह दिया यही वो जगह जहां बीरबल जन्मा था। तो ऐसा कर सकते हैं, ये टिक कर लो। शाहजहां के किसी दरबारी द्वारा, लिख लो, जबकि बीरबल था अकबर के दरबार में, तो पोते के टाइम पे बना है, दादा के नाम का, ठीक है। जबकि बीरबल था अकबर के समय में, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, बाद में चीजें की जा सकती हैं। आगे पढ़ो, शेख चिल्ली का मकबरा, ये मैंने शायद बताया था। शाहजहां का, इसको बोर्ड पे देखो, शाहजहां का बेटा था कौन, औरंगजेब। ये कम काबिल था, वैसे तो कट्टर था, ज्यादा अच्छा ज्यादा बढ़िया लड़का था दारा शिको, बड़ा भाई था इसका दारा। शाहजहां की इच्छा थी दारा मेरा वंशज बने, दारा मेरा सारा काम संभाले, लेकिन ये था चालाक। इसने अपने एक और भाई जो इससे बड़ा था उसके साथ प्लानिंग की कि हम दोनों भाई मिलते हैं और इस बाप को और इस बड़े भाई को देखते हैं, और सेना लाके और अपने भाई और बाप से खूब लड़ा। भाई को तो इसने देवराई की लड़ाई में गर्दन ही काट दी। 2 लड़ाई पहले लड़ा, सामूगढ़ की, धर्मत की, फिर देवराई में बोला इसका रोज का काम है, रोज दुखी करेगा, मार ही देता हूँ। इसने अपना सगा भाई, बड़ा भाई जो बहुत काबिल था, वो मार दिया। और फिर अपने पिता को पकड़ के इसने कहा आपने वो महल बनवा रखा है ताजमहल, उसी को देखते रहना, वहीं बंद कर देता हूँ। तो इसने अकबर का एक बहुत बड़ा किला था, समझ लो, तुम्हारे काम आएगा बेटा। अकबर ने ना बहुत बड़ा किला बनवाया था, कहाँ, आगरा। अकबर के इस किले में ना, यहाँ ऐसे अलग अलग हिस्से होते हैं बेटा, किला कभी घूमने जाओ तो एक हिस्से में अपने पिता को यहाँ से यहाँ कैद करवा दिया। कैद का मतलब जेल नहीं है, एक हिस्से में कि पिताजी आप सारे में मत घूमना, ये हिस्सा यहाँ सैनिक, यहाँ सैनिक, यहाँ, इसके अंदर आप घूम लो। तो यहाँ के ना पीछे बेटा, यहाँ से यमुना नदी दिखती है और यहीं से वो दुनिया का अजूबा ताजमहल है। इसके पिताजी भी थोड़े ढीठ थे, 8 साल जीवित रह गए यहाँ पर बंद में भी, और 8 साल बाद गुजरे, तब तक वो यहीं रहे। तो औरंगजेब देखो भाई के प्रति भी खराब था और अपने बाप के प्रति भी खराब था। औरंगजेब अच्छा बेटा नहीं था ना अच्छा भाई था, लेकिन जब तक जिया तब तक राज किया। इसका मतलब ये बाप भी अच्छा नहीं था
अगर ये अच्छा बाप होता ना, अपने बेटों को गुण सिखाता कि बेटा कल को मरूंगा मैं तो तुम काम कर लेना। इसके बेटों का सत्यानाश हो गया महज कुछ साल के अंदर। वो इतने निकम्मे थे, इतने नालायक थे, उनको कुछ अता पता ही नहीं था। इसने किसी को उभरने नहीं दिया, न इसने बाप को ठीक से रखा, न इसने बड़े भाई को मौका दिया भाई गद्दी पे राज। और अपने बेटों को पता है क्यों? क्योंकि खुद भी तो चोर था ना। इसको लगता था मेरा बाप मैंने जेल में बंद कर दिया, लड़कों को मैंने ज्यादा सिखाया तो मेरा भी यही। इसलिए इसने कहा जब तक मैं हूं तब तक मौज करूं अपने आप। जब ये मरा 1707 में, इसके बाद इसके वंशज इतने कमजोर थे कि इतिहास में 1707 के बाद ये मान लेते हैं मुगल गए, और मुगलों के अगले वंशजों का नाम नहीं लेते, उन्हें कहते हैं उत्तर मुगल। वैसे तो 150 साल इनकी प्रॉपर्टी चली, 1857, लेकिन एक का भी नाम नहीं है कि बड़ा नाम हो जिसके नाम पे कुछ बड़े काम किए जाएं। तो इससे पता चलता है बेटा समझदार आदमी अपने जीते जी अपना हुनर, अपना गुण अपनी अगली पीढ़ी को भी दे देता है। इसने बाप, भाई और बच्चों के साथ नाइंसाफी की, लेकिन अपने राज के चक्कर में बहुत राज किया। 1658 में राज शुरू किया था और 1707 तक, जब तक अंतिम सांस थी, ये भारत का बादशाह था। तो इसके टाइम की घटना है ये। चलो पढ़ो क्या कहते हैं शेख चिल्ली। अच्छा मेन तो एक पॉइंट और रह गया। अब जो ये दारा शिकोह था ना, इसको पढ़ाता था एक टीचर, इसका गुरु था जिसका नाम था शेख चिल्ली। तो जब ये मर गया इसका टीचर, इसने अपने फादर को कहा कि पिताजी सर ऐसे ऐसे गुजर गए और मेरी इच्छा है मैं अपने सर के लिए कुछ बड़ा करूं। पैसा था ही अगलों के पास, रेंटल सारा काम रेंट का था, खूब इनके पास सब चीजें आती थी। तो इसने फिर कहा कि ठीक है तुम्हारे टीचर के नाम पर हरियाणा में एक हम मकबरा बनवा देंगे, और उसी को कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। कुछ नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन वैसे वैसी कॉपी लगती है, इसलिए हरियाणा का ताज है। टिक कर लो ये। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, कुरुक्षेत्र है थानेसर, KU लिख लो। 1650 में, तब तक तो इसकी चलती थी ना, ये तो कब जेल में बंद किया? 1658 में, ठीक है। इस मकबरे का निर्माण शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने करवाया, ठीक है। और ये पढ़ लो, इसकी सुंदरता के कारण हम इसे हरियाणा का ताज भी कहते हैं। इस शेख चिल्ली का असली नाम पता है क्या था? वो भी लिख लो, लिखो अब्दुर रज्जाक। इसका असली नाम था अब्दुर, अजीब सही नाम था, रज्जाक, अब्दुर रज्जाक। और एक था अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम। एक और इसका नाम था, पहले उर्फ लिखते थे ना, अब्दुल करीम। इतने नाम रख के चला गया, हमें याद करने पड़ते हैं कि इसका कौन सा नाम था। अब्दुल करीम। ये इसके 3-4 और शेख चिल्ली फेमस हुआ, आसान सा नाम, असली नाम अलग था। शेख, कहीं कहीं चिहिली भी लिखा मिलेगा तुम्हें, चिल्ली की जगह शेख चिहिली। तो ये सब एक ही आदमी है, ठीक है। हरियाणा का ताज क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। किसका टीचर था ये? हाँ, दारा शिकोह का। किसने बनवाया ये महल, ये मकबरा? शाहजहां। अगर पेपर में शाहजहां ना आया तो फिर दारा शिकोह। पैसा शाहजहां का था, लेकिन भैया गुरु तो ये दारा शिकोह का था। ये सारे समझ में आ गए। कोस मीनार पर कितनी कोस मीनार अभी भी हैं? 110। हरियाणा में कितने मील पर लगाते हैं, कितने कोस पर? 2। और कितने किलोमीटर? 3.22 किलोमीटर। इसका मतलब काफी लंबा रोड रहा होगा। चलो बाकी कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक।